नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि ये रिलेटेड है आपके पास फिजिक्स क्लास +2 चैप्टर नंबर 2 से। फर्स्ट चैप्टर के NCERT से CBSE से रिलेटेड MCQ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट आपके पास है वो हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन 2-3 वीडियोस भी इसकी बन जाएगी। तकरीबन ही हमारे पास 45+ MCQs यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर है आपके लिए। तो आप हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, क्योंकि पहले ही मैं इन सभी को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं क्वेश्चंस को। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो हर एक टॉपिक को वहां पे डिटेल में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस एंड उनके आंसर ही आपके साथ हम यहाँ पे शेयर करेंगे। एंड कमेंट करके हमें ये भी बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। फर्स्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो चलिए, ये तो आपके पास सही स्टेटमेंट है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज ब्रिंग अ कैरी फॉर एनी पॉइंट इज इन्फिनिटी। तो ये गलत स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नॉन कंजर्व तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो आपके पास कंजर्व होती है। पोटेंशियल इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क। तो ये भी गलत है आपके पास। पोटेंशियल जो है आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता है चार्ज एंड वर्क का। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको यूनिट बताने हैं कि वोल्ट के यूनिट क्या है। तो ये तो प्रीवियस चैप्टर में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो वोल्ट के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास? जूल पर कूलम। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, जूल पर कूलम। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इसको जूल इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द वर्क डन इज ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज q इज w, देन द पोटेंशियल एट द पॉइंट इज। यहाँ पे आपको पूछा गया है द वर्क डन इन ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है टू अ पॉइंट, एक पॉइंट के, एंड उसका डिस्टेंस है आपके पास x फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज q इज w, एंड एक चार्ज है आपके पास q और जो है आपके पास w, देन द पोटेंशियल एट द पॉइंट। तो उस पोटेंशियल के ऊपर आपके पास यहाँ पे पूछा गया है कि कितना पोटेंशियल होगा उस पॉइंट के ऊपर आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे जितना चार्ज होगा उतना ही आपके पास वहाँ पे पोटेंशियल भी होगा, यानी w जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द z डायरेक्शन, द पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट। अब x y z आप डायरेक्शन मान लीजिए, किसी को भी इसको x मान सकते हैं, इसको y ये z, ये इसको आप x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, इसको z मान सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब कौन सी साइड जो है पोटेंशियल जो है आपके पास कांस्टेंट होगा? for any x for given z, for y for a given z, and on the xy plane for a given z। तो यहाँ पे आपके पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द z डायरेक्शन। तो पोटेंशियल कांस्टेंट किस तरफ होगा? ऑल ऑफ दीज, वो सभी साइड में, यानी इन सभी में आपके पास वो आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है आपके पास? इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट करता है इक्वल एंड पोटेंशियल ऑन ए सरफेस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट से बट आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही होगी। फर्स्ट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरिजन टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सही स्टेटमेंट है आपके पास। विल बी मोर क्राउडली नियर शार्प एज ऑफ ए कंडक्टर, जिसे हमने कल कोरोना डिस्चार्ज के नाम से भी जाना था। सो विल बी मोर क्राउडली नियर शार्पली एज चार्ज, ये भी सही है। विल ऑलवेज बी इक्वल स्पेस, तो ये गलत है आपके पास, इक्वल स्पेस जरूरी नहीं। सो
डी आपके पास राइट होगा क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है आपके पास यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, या बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस रीजन में आपके पास जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये भी आपके पास सही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब आपके पास यूनिफॉर्म होगी तो वो आपके पास कांस्टेंट होगा, एंड जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास ज़ीरो होगी। तो ये दोनों को दोनों जो है आपके पास सही हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास बी एंड सी, सॉरी फर्स्ट आपके पास यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि जो हमारे पास स्टेटमेंट थी यूनिफॉर्म के लिए तो वो था ही नहीं, यहीं पे था हमारे पास वो क्वेश्चन, आई थिंक 5th में था वो। ओके, तो क्वेश्चन था इन रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। तो कांस्टेंट पोटेंशियल जब आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड होती है तो वो कांस्टेंट नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म में होगा आपके पास कांस्टेंट, यूनिफॉर्म में नहीं होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो वो आपके पास कांस्टेंट होगा, एंड देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, तो वो भी एक ही बात है, आपके पास जीरो ही टर्म होगी। सो बी एंड सी जो यहाँ पे आपके पास राइट होंगे, फर्स्ट जो है रॉन्ग है आपके पास। 7th की तरफ बढ़ते हैं, अ टेस्ट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज विल। अब आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, कोई भी चार्ज मान लीजिए जो कि मूव कर रहा है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो उसके पास जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टेस्ट चार्ज, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो आप देखिए वो लो से हाई में गया है, उसने वर्क किया है। एंड जब भी कोई पोटेंशियल एनर्जी में या कोई सब्सटेंस वर्क करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, क्योंकि वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे आपके पास सी जो है राइट आंसर, डिक्रीज होगी वो। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट रो इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो कल हमने ये क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो एक आपके पास क्या बना था, टॉर्क बना था P इंटू ई, पी या क्रॉस प्रोडक्ट आप इसे कह सकते हैं, ये आपके पास नहीं बना था। एंड अगर आप नेक्स्ट देखोगे सो 3rd स्टेटमेंट है हमारे पास, द रिजल्टेंट फोर्सेज ऑन द डाइपोल इज जीरो, तो ये भी आपके पास सही था। सो यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शंस हैं, तो अगर आप देखोगे तो बी आपके पास गलत है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आपके पास। जो ये स्टेटमेंट है ये आपके पास गलत है, बाकी स्टेटमेंट्स आपके पास सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ कंडक्टर हैज़ अ potential V is not equal to 0 and there are no charges anywhere else outside then। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इफ़ अ कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है आपके पास जिसका पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, एंड देयर इज़ नो चार्ज, और उसमें कोई चार्ज नहीं है, एनीवेयर एलास आउटसाइड देन। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें जो है करेक्ट बैठेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर मस्ट बी चार्ज ओनली ऑन द सरफेस, तो अगर वो ज़ीरो नहीं है तो हो सकता है कि उसके जो सरफेस है उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होंगे। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर। अब आपके पास कोई परफेक्ट कंडक्टर है तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी, द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये तो सही है आपके पास। The electric field just outside the surface of a conductor is perpendicular to the surface, ये भी सही है आपके पास। एंड अगर आप देखोगे the charge carry by a conductor is always uniform distribution over the surface of the conductor, तो ये भी सही स्टेटमेंट है आपके पास। तो यहाँ पे पूछा गया था कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर, तो कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, तो नन ऑफ दीज जो है यहाँ पे आपके पास होगा, बाकी स्टेटमेंट यानी सभी स्टेटमेंट आपके पास सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल, तो ये तो कल भी किया था, इनफाइनाइट होता है हमारे पास, तो ये कल किया था इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं करवाया, इनफाइनाइट होता है आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस,
तो यहाँ पे आपके पास बताया गया है जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो रिप्लेस किया गया है। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के। अब जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है के, तो एयर को वहाँ से रिप्लेस किया गया है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी अट्रैक्शन बिटवीन टू सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिक्रीज यानी जो के है यानी डिक्रीज के टाइम्स, तो सी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज इफ। जो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं उनकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है अगर हम क्या करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो उनके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ना कि डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर आप उनका एरिया को इंक्रीज करोगे तो उनकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगी। सो एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीजेज। अगर आप उनका एरिया इंक्रीज करोगे तो उनकी कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल प्लेट air capacitor is charged by a potential difference B, and after disconnect the charging battery the distance between the plate of the capacitor is increases an insulating handle as the result of potential difference between the plate। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसे चार्ज किया गया है V वोल्टेज के साथ, एंड उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया एंड उनको सेपरेट किया गया है एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग हैंडल, ताकि वो अपने चार्ज को लूज ना करे। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा गया है कि उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, क्या वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, आर ज्वाइन इन पैरेलल चार्ज टू अ पोटेंशियल V सेपरेटेड एंड देन कनेक्ट इन सीरीज। आपके पास दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, ओके, उन्हें ज्वाइन किया गया है पैरेलल और उनका जो पोटेंशियल है वो है V सेपरेटेड देन कनेक्ट, उन्हें अलग किया गया एंड उन्हें कनेक्ट किया इन द सीरीज। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए वन इज कनेक्टेड इन द नेगेटिव ऑफ द अदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपसे यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है। तो फर्स्ट है द चार्ज ऑन द फ्री प्लेट कनेक्ट टुगेदर आर डिस्ट्रॉयड, ये गलत स्टेटमेंट है। द एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स इज 2B, ये सही है आपके पास, जो उनके बीच में पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने ऊपर भी देखा था कांस्टेंट भी वो नहीं रहता है, तो सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपके पास राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। अ कैपेसिटर हैज सम डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स। कोई कैपेसिटर है हमारे पास जिसमें कुछ डाइइलेक्ट्रिक है उन प्लेट्स में, एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी, एंड उस कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है डीसी के साथ। द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड देन द डाइइलेक्ट्रिक इज रिमूव देन। तो बैटरी पहले कनेक्ट थी फिर उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया एंड जो डाइइलेक्ट्रिक था उसे भी रिमूव कर दिया गया, यानी जो मीडियम था उसे भी रिमूव कर दिया गया। तो अब क्या होगा इसमें, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, एनर्जी स्टोर विल इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीजेज, या वोल्टेज विल डिक्रीजेज। तो यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो सी जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास two spherical conductor each of capacitance C are charged to potential V and minus V. They are then connected by mean of a fine wire. The loss of energy, तो यहाँ पे आपके पास loss of energy पूछी गई है। दो spherical conductor हैं आपके पास, दोनों को each of capacitor C are charged to potential B and minus B. They are then connecting by mean of a fine wire. फिर उनको connect किया है fine wire, तो उनमें जो है कितनी जो एनर्जी जो है लॉस होगी, तो एनर्जी लॉस का फार्मूला है CV²।
सी जो है राइट आंसर होगा। सी आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगी एंड वी आपके पास वोल्टेज का स्क्वायर आ जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में हम 17 क्वेश्चन ही आपके साथ स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे अगला नेक्स्ट पार्ट आपके पास शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 48 क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, 17 हमने कर लिए, बाकी बचे हुए हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 17 में से आपके कितने सही हुए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।